हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर संजीव तिवारी पुनः आपके समक्ष एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं अगर वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हो तो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वेक्टर का एडिशन करेंगे जब वो कंपोनेंट के फॉर्म में हो, अर्थात a प्लस बी भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम निकालते हैं, राइट। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट a माइनस बी इफ वेक्टर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, राइट। उसके बाद हमने आपको बताया था a क्रॉस बी निकाला था, फिर हमने a डॉट बी निकाला था, यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेट करके आपको बताया था। आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है? हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ए। हमारा टारगेट क्या है? हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए डिवाइड बाय द मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी हम उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है, जिसे हम एकांक सदिश भी कहते हैं, राइट। अब देखिए बहुत सिंपल है, i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। और मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है? √14 एंड दैट इज इक्वल टू 3.74। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये √14 कहां से आया? इसका आप करेंगे 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका √14 हो गया। √14 की वैल्यू कितनी है? 3.74। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया मॉड ऑफ a। यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगर हमारे पास हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b इफ दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। यदि ये वेक्टर किस रूप में दिए हैं? कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो हम रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे? हम उस फार्मूले को रिकॉल करेंगे जिसमें एंगल की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो वो कौन सा फार्मूला है? a डॉट बी। देखिए डिफिनेशन में क्या है? a डॉट बी इक्वल्स टू हाउ मच? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए यहां पे जो है आपका सीधा सीधा कैलकुलेट हो रहा है। a डॉट बी की वैल्यू कितनी है? 10। आपको दिख रहा है a डॉट बी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 10। कैसे निकलेगा? 1 इंटू 3 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 और यहाँ पे 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 10। 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। और मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b इसकी वैल्यू कितनी है? 14, राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू हाउ मच? cos इनवर्स 10/14, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? cos इनवर्स 0.74 इक्वल्स टू 44.4 डिग्री। ये किसके बीच का एंगल हो गया? ये हो गया a और b के बीच का एंगल, जब ये कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एक ही एग्जांपल के माध्यम से आप सारे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। यानी कि कैसे इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे इसको जो है इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे। अब चलिए, अब आपको हम जो बता रहे हैं कि अगर आपको यूनिट वेक्टर n की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, तरीका सेम है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या है? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर दिस, राइट। अब यहां से आप अगर मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? ये थीटा की वैल्यू 91 हो जाएगा। नाउ यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a क्रॉस b डिवाइड बाई हाउ मच?
मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, राइट। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे आपने देखा -4i प्लस 8j माइनस 4k, ये आपने निकाला है, और a इसकी वैल्यू कितनी है 14, यानी कि आपको ये बताया गया है कि मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कितना है 14 है, तो ये क्या हो गया n कैप की वैल्यू हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको बता दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब ये कैलकुलेशंस तो आपको समझ में आ गए होंगे, अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये तो वेक्टर के बारे में था, ऑल अबाउट द वेक्टर। अब आपको जो चीज बताई जाएगी उसको ध्यान दीजिए। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, अभी तक आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने जो कैलकुलेट किया है वो a प्लस बी निकाल लिया, राइट, a माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, और आपने a डॉट बी कैलकुलेट कर लिया, और आपने क्या किया a क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया, मॉड ऑफ a भी निकाल लिया, मॉड ऑफ b भी निकाल लिया, इसके बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो आपको बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं आपको मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन लाइन, दोनों में क्या फर्क है, लाइन और प्लेन का क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप जानिए। लाइन में मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल एक लाइन में मोशन कर रहा है तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, और अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन। प्लेन में मोशन इन टू डायमेंशन आने का मतलब क्या है कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। इज दैट क्लियर? व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट इट विल जनरेट अ प्लेन, राइट। तो आज हम आपको वन डायमेंशन मोशन के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद टू डायमेंशन मोशन यानी मोशन इन प्लेन के बारे में चर्चा की जाएगी। और उसमें जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। आपको ये बता दो कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल change with respect to time, it is called body is in motion, and when the body position is not changes with time, it is called rest। तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि बॉडी की पोजीशन क्या हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, और तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, व्यूअर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्यूअर नहीं है तो हमें डिसाइड नहीं करते हैं कि बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, एक टेबल पे हमने एक किताब रख दिया, ठीक है, और फिर हम सुबह उस टेबल की तरफ देखते हैं तो किताब वहां पे क्या है, पड़ी हुई है, लेकिन टाइम क्या हो गया, बदल गया, डेट क्या हो गया, चेंज हो गया, फिर भी द पोजीशन ऑफ बुक इन द टेबल इज रिमेन सेम। तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रेस्ट में है। और अगर उसको अगर मून के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या हो गया, मून मूव कर रहा है, तो मून के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, किताब की पोजीशन ही बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो व्यूअर आना बहुत जरूरी होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है, ये कैसे पता चलता है, व्यूअर से पता चलता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उसको देख रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेस्ट की जो बात है वो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर टाइम्स। अगर उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है तो क्या है, रेस्ट में है। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो मोशन में है। चलिए, वन डायमेंशन मोशन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो किस पे मूव कर रहा है, लाइन पे मूव कर रहा है। किस पे मूव कर रहा है, लाइन पे। इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन।
if a object or particle moving on a line, it is called one dimension motion, right? वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है, आप देख लीजिए ध्यान से कि बॉडी जो है एक लाइन में मूव कर रही है। तो देखिए यहां पे जो डायरेक्शन होता है एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी का, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। अगर हम मान लें कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है बॉडी का मूवमेंट में, या बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंतर्गत मूव कर रही है, और तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है, तो जो ट्रेजेक्टरी हमें मोशन के बाद प्राप्त होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इज दैट क्लियर? द ट्रेजेक्टरी व्हिच वी आर गेटिंग आफ्टर द मोशन when acceleration is constant, we are getting a straight line. This is called straight line motion and also known as one dimension motion. Is that clear? तो अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है कि कब पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होती है, जब उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो उस दौरान जो हमें ट्रेजेक्टरी मिलती है वो क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। इज दैट क्लियर? अब देखिए अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, अलग होता है, और वेलोसिटी जो होती है, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। ये डाउन टू द अर्थ यानी अर्थ के डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये बॉडी जो है एक्सीलरेशन किधर हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हम किसी छत पे जाएं और उसको क्या करें, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, तो वो क्या होगा, अर्थ पे यूं गिरेगा, यूं, और यहां से सीधा गिराएंगे तो भी क्या होगा, वो आएगा। आने का तो समय सेम होगा, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट हो रही है? गौर करने वाली बात यह है कि इस मोशन में ट्रेजेक्टरी डिफरेंट क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि इसमें जो एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन अलग है, और बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग है। देखिए बॉडी इधर हमने हॉरिजॉन्टली क्या किया, बॉडी को छत से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो वो नीचे जाके यूं गिरती है, ये ट्रेजेक्टरी प्राप्त हो रही है, यानी ये प्लेन हो रहा है। यानी ये क्या मिल रहा है हमें, प्लेन मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि अर्थ का डायरेक्शन, जो ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन अलग है और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। यानी इवन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग अ ट्रेजेक्टरी, एंड दैट ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड motion in plane, and which is called parabolic motion, and which motion is known as parabolic motion. तो रेस्ट चीजें हम और डिस्क्राइब करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।